नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में, पिछले करीब 2 हफ्ते में देश को एक नई भाभी मिली है। ये नई भाभी है वो जो पाकिस्तान से आई है और लेकिन सबसे फेमस भाभी है इंडिया की। इसको इसका नाम है सीमा भाभी और आई भी सीमा पार से ही है। ये भाभी को वापस भेजने के लिए बहुत सारे लोग जासूस बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग थोड़े इमोशनल होकर बोले नहीं नहीं भाभी आ गई है, सनातन धर्म ले लिया है, इनको रुकने दिया जाए। ये तो अलग अलग ओपिनियन है। गवर्नमेंट ने अब तक कोई ओपिनियन दिखाई नहीं है। पाकिस्तान 10 दिन बाद जागा और उसने बोला कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए, हमारा एक आदमी आपके पास है। पाकिस्तान का जागना लाजमी भी बनता है। इतना कुछ बात की जा चुकी थी कि पाकिस्तान को बताना पड़ा 10 दिन बाद। नींद बहुत अच्छी आ रही पाकिस्तान को। वैसे अभी अभी जो $3 बिलियन मिल गए ना, तो उसके बाद तो उसे खर्च करने में लगे होंगे, तो क्यों सोचेंगे सीमा भाभी कौन है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक्सपर्ट है इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल अफेयर्स में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये सीमा भाभी जो आई हैं भारत का न्यू फाउंड लव भाभी से, वो भाभी के हर आदमी, जो वो फिल्म थी चाची 420, उसमें एक मूवी था जी, उसमें एक डायलॉग था, सभी चाची के पीछे चल रहे थे तो मैं भी चाची के पीछे चल दिया। तो वो ये सीमा भाभी को सब इस समय सारे के सारे चैनल सीमा भाभी के पीछे लगे हैं। कि सीमा भाभी का फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है, क्या इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है या रिहा रखा जा सकता है। थैंक यू दादा, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, इसको ना कई लेयर, कई चीज़ों को समझना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जुडिशियल एक्शन के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव है, डिपोर्ट करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है। लेकिन अब पेंच फंस गया है कि वो क्लेम कर दिया गया है कि वो शादी हो गई है उनकी यहाँ के लोकल इंडियन से। अब वो शादी हो गई है तो फिर चूंकि वो इलीगल आई हुई हैं, उनकी सिटीजनशिप का क्या स्टेटस है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। एक ऐसा ही केस मुझे याद है, बहुत पहले बांग्लादेश की एक खातून थी, उनकी यहाँ लोकल शादी हो गई थी, लेकिन चूंकि उनका वीजा इनवैलिड, उनको ये हुआ कि क्या फंडामेंटल राइट अवेलेबल है कि नहीं है। इस पे इस तरीके का केस था बहुत पहले, मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इनको जाना ही पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा है कि केस उनका बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, क्योंकि वो इलीगल इंटर किए हैं। अब उनसे ये शादी कर लिए हैं, शादी के बाद भी सिटीजनशिप को लेने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। चूंकि वो पाकिस्तान से आई हैं, तो सीएए एक्ट में जो इमिग्रेशन का डेफिनेशन है वो सिर्फ 1970 या 1980 तक का ही कुछ उन्होंने, वो 1992 मेरे ख्याल से वहां तक का ही उन्होंने कट ऑफ पॉइंट लिया है। तो ये सीएए वाले भी डेफिनेशन में नहीं आती हैं। दूसरी चीज ये है कि इनको इंडिया में रखना जो है वो बहुत हद तक जुडिशियल एक्ट पे डिपेंड करेगा। तो इट्स अ डार्क केस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं होगा सीमा जी के लिए टू स्टे बैक इन इंडिया। अब अनलेस अनटिल की राइट टू लाइफ है। अब ये भी होगा कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर में, चूंकि एक नॉन रिफुल्मा कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ माना जाता है कि आपके देश में जब कोई शरण ले ले तो आप उसको ऐसे देश में रिपैट्रिएट नहीं कर सकते जहां की उसकी जान का खतरा है। तो बिल्कुल एक, अब रिफ्यूजी लॉ को, अभी ये रोहिंग्या वाले भी मैटर में ये रिफ्यूजी लॉ का पार्ट उठा था। तो मेरे ख्याल से देखिए, रिफ्यूजी लॉ, इंडिया एज अ ट्रीटी तो नहीं साइन किया हुआ है उसने रिफ्यूजी कन्वेंशन को, बट मेरे ख्याल से आर्टिकल 50 में जो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन, आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें हमारे ऊपर जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को, कस्टमरी लॉज को रिस्पेक्ट करने का ऑब्लिगेशन है। तो वो केस तो आर्ग्यू किया जा सकता है कि शी इज अ थ्रेट टू लाइफ इन क्या कहते हैं उसको, इन पाकिस्तान। तो उस आधार पे उनको शायद इंडिया में कुछ दिन का एक एक्सटेंडेड स्टे मिल जाए। बट देखें क्या होता है। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि शायद रेस्पाइट मिल जाए, लेकिन अगर हम बात करें तो इनको वापस भेजना कितना टफ होगा। क्या हम इनको वापस भेज सकते हैं? कोई इंटरनेशनल लॉ पड़ता है इसमें? इंटरनेशनल लॉ तो पड़ता है ना, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कि मुझे ना वो वाला बांग्लादेशी वुमेन के ऊपर एक एग्जैक्टली केस है, ये बहुत पुराना 60-70 का, वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मान अच्छा। लीजिए कि वो
लेकिन मान लीजिए कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो राइट टू लाइफ जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और पर्सन्स के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी दादा कि जो राइट टू, दादा आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं जरा आपको फुल फ्रेम में ले रहा था, प्लीज अच्छा कंटिन्यू। अच्छा 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 अच्छा। तो जो राइट टू लाइफ है वो आपको इंडिया के स्टेट के अगेंस्ट में मिलता है, पर इनको जो थ्रेट होगा वो पाकिस्तान की स्टेट से थ्रेट होगा। तो राइट टू लाइफ यहाँ क्लेम करना वो मुश्किल हो जाएगा आर्टिकल 21 के अंदर में, क्योंकि वो उनको थ्रेट पाकिस्तानी स्टेट से, इंडियन स्टेट से नहीं है। तो फंडामेंटल राइट का प्रोविजन तो इन्वोक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से इनको थ्रेट नहीं होगा। तो इनको जो ये चूंकि सिटीजन है नहीं है तो इंडिया की, तो इनको लिमिटेड जहां पे पर्सन वर्ड यूज हुआ है वो वाले फंडामेंटल राइट मिलेंगे, पर जहां जहां सिटीजन वर्ड यूज हुआ है वो वाले इनको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। तो 21 में भी अगर ये फंडामेंटल राइट क्लेम कर रही है राइट टू लाइफ, तो उसमें क्वेश्चन ये होगा कि भाई इंडियन स्टेट से तो आपको नहीं खतरा है, आपको खतरा तो भारतीय स्टेट से, अरे पाकिस्तानी स्टेट से है, तो वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जुडिशरी कैसे ले लेगा? तो फिर इनके पास जो इकलौता, मैं अगर लॉयर होऊंगा तो फिर वही आर्ग्यू करूंगा जो विशाखा के केस में ये कहा गया कि भाई चूंकि हम इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ के मेंबर नहीं है, कन्वेंशन को हमने साइन नहीं किया है, लेकिन अगर आप आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें ये एक डीपीएसपी है, वो हालांकि उस डीपीएसपी में ये कहा गया है कि इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कस्टम जो है वो बाइंडिंग है और इंडिया उनका रिस्पेक्ट करेगा और उनको ऑब्लाइज करेगा। तो नॉन रिफुल्मा जो है वो एक इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है और उसके अंडर में ये प्रिंसिपल है कि आप किसी आदमी को जो आपके देश में आ चुका है उसको ऐसे किसी देश में रिपैट्रिएट नहीं कर सकते जहां उनकी लाइफ को थ्रेट हो। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वुड बी एन इलीगल इमिग्रेंट इन इंडिया एज फार एज फॉरेन एक्ट इज कंसर्न, फॉरेनर्स एक्ट इज कंसर्न, बट एक ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि शी, बिकॉज वी आर बाउंड बाय द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ and non-refoulement is a customary international law, therefore she would get a right to stay। तो देखते हैं वो कोर्ट कैसा देखता है, बट it's a open case। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अब ये हिंदू कन्वर्ट हो चुकी हैं इसलिए सीएए के अंडर आ जाती हैं, क्या इनको सीएए के सीएए अंडर के कुछ अंडर मिल नहीं सकता है? आती, नहीं नहीं, सीएए 1992 या कुछ उसका कट ऑफ डेट है, इनके ऊपर नहीं लगेगा, उसका एक कट ऑफ ईयर है, उसके आगे कोई सीएए में नहीं आएगा। अच्छा, इनको तो उससे इनको पहले जो आए हैं कहीं वो मिलता है? देखिए आपको समझना पड़ेगा, सिटीजनशिप एक्ट में ये नॉर्मल सिटीजनशिप देने की कई व्यवस्था है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ऐसे कई सिटीजनशिप एक्ट में है। जिस प्रोविजन की आप बात कर रहे हैं सेक्शन 5 या 6 में पहले, उसमें क्या है कि आप इंडिया जब डिवाइड हुआ तो उसमें लोग जो थे वो इंडिया से कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, वो श्योर नहीं थे कि हम इंडियन रहे कि पाकिस्तानी रहे, तो उनके लिए जो था ये एक वो बना दिया गया था। अब अगर सिटीजनशिप का प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है कि इस डेट तक जो आ गया इंडिया में वो इंडियन माना जाएगा और इस डेट के बाहर जो चला गया वो इंडियन नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान एक था तो जो लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शटल करे थे उसको कहा गया माइग्रेशन, उसको इमिग्रेशन नहीं कहा गया। माइग्रेशन और इमिग्रेशन में अंतर ये होता है कि मैं गोवा में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो नेटिव प्लेस है वो यूपी है, तो आई एम अ माइग्रेटेड पर्सन इन गोवा, आई एम नॉट अ नेटिव गोवन बट आई एम अ माइग्रेटेड पर्सन इन गोवा। लेकिन अगर जब मैं स्विट्जरलैंड में था या जर्मनी में था या कजाकिस्तान में था तो वहां में इमिग्रेशन में इमिग्रेटेड पर्सन था। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है वो वर्ड माइग्रेशन का जो डेफिनेशन है, जो ईयर है, चूंकि जैसे 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो मान लीजिए कि हमने डिसाइड किया, किसी पाकिस्तानी ने डिसाइड किया, हिंदू ने कि चलो इंडिया चलते हैं, वो इंडिया आ गया, फिर उसको लगा यार नहीं नहीं एक साल बाद यार मेरी सारी प्रॉपर्टी वहां है, तो फिर वो इंडिया से उठ के पाकिस्तान चला गया। तो वो क्या किया गया कि उन्होंने कट ऑफ डेट बनाई कि इस साल तक, भले डिवाइड हो गया हो इंडिया, इस साल तक इधर उधर जो लोग कर रहे हैं उनका इमिग्रेशन नहीं माना जाएगा बल्कि माइग्रेशन ही माना जाएगा। तो सिटीजनशिप एक्ट में जो माइग्रेशन वाला प्रोविजन है सिटीजनशिप देने के लिए, उसको एक्सटेंड करके 1992 या 1900 कुछ तक कर दिया गया है, वो मुझे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखना पड़ेगा। तो वो वाले प्रोविजन से तो इनको नहीं मिलेगा, लेकिन देयर आर अदर प्रोविजन, जैसे आप अदनान सामी का केस देखें, अदनान सामी ने जो सिटीजनशिप ली है वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ली है, उसने सीए के ये माइग्रेशन वाले प्रिंसिपल के अंडर में या उस सेक्शन के अंडर में अपनी सिटीजनशिप नहीं ली है। तो सीए में कई तरीके की सिटीजनशिप की व्यवस्था है, एक व्यवस्था उसमें माइग्रेशन के आधार पर थी, तो वो वाली जो जो फैसिलिटी है वो सीमा जी की, बट वो जिस तरीके से अदनान सामी बने वो मिल सकती है, इंडिया उनको ग्रांट कर सकता है सिटीजनशिप अगर वो चाहे तो।
राइट। अच्छा, अब अगर इनको यहीं पे गवर्नमेंट सोच रही है कि सपोजिंग हम इनको यहाँ रख लेते हैं, इलेक्शन का टाइम है, सनातन धर्म अपना रखा है, एक योगी की गवर्नमेंट, एक मोदी की गवर्नमेंट, दोनों के दोनों हिंदुत्व पे चलने वाली गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट मोड में आ जाए। तो क्या प्रोविजन है इनको यहाँ रखने के लिए? असाइलम दिया जा सकता है, तो असाइलम देने पे क्या इनको कुछ वजीफा वगैरह मिलेगा? क्या इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, और इनको क्या गवर्नमेंट रख सकती है असाइलम देके? देखिए, ये तो एकदम रिफ्यूजी का है तो स्टेटस इनको मिल सकता है, प्रोसिक्यूशन का भय तो है इनको। अब तो ये, हालांकि उस समय इनको प्रोसिक्यूशन तो नहीं था जब वहां थी। रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आपको प्रोसिक्यूशन दिखाना पड़ता है। असाइलम इज अ मोर और लेस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। हर आदमी को असाइलम नहीं दिया जा सकता, हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहे और इनको एक्सटेंड करना चाहे असाइलम तो वो दे सकती है। रिफ्यूजी केस में होता है कि आपको दिखाना पड़ता है कि यू आर प्रोसिक्यूटेड इन योर होम कंट्री। तो ये होम कंट्री में प्रोसिक्यूटेड तो नहीं थे। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा कि क्या लेटर प्रोसिक्यूशन, क्योंकि अब ये जाएंगी तो अब तो ये प्रोसिक्यूट होंगी, अब तो इनकी सिक्योरिटी वहां खत्म हो जाएगी क्योंकि तो ये तो एकदम निश्चित है, बिकॉज की वो फतवा भी दे दिया गया कि कोई अगर जो इस्लामिक लॉ है, शरई लॉ, कि अगर कोई अपना इस्लाम धर्म तो वो तो फिर वाजिबुल कत्ल हो जाता है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट तो उनको नहीं जाने दे सकती है ना। और फिर पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि जब आप मसूद को लेके आते हो, दाऊद इब्राहिम को जब, तो उनको तो नहीं भेज रहे हो आप। तो ये मसूद अगर कोई आपको, आप क्या क्या वो लगता है हमारे यहाँ पे वो डेडेड क्रिमिनल था, उसको आपने जम्मू कश्मीर से छुड़ाया, उसको आपने अपने यहाँ पे रिफ्यूज दे रखी है। तो पाकिस्तान के लोगों को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। ये सब बातें करने से पहले दाऊद इब्राहिम, ये लोग सारे जो फ्यूजिटिव्स हैं, उनको आपने एक सेफ सेंचुरी दे रखी है। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट दाऊद इब्राहिम को सेफ सेंचुरी दे सकती है, मसूद अजहर को दे सकती है, तो व्हाई नॉट सीमा? वो बेचारी की गलती क्या है? उसको प्यार हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई। राइट। तो इंडिया में उन्हें रखने के तरीके भी हैं गवर्नमेंट के पास, और भेजने के तरीके भी हैं, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। अगर सीमा नॉट गवर्नमेंट, डिपेंड्स ऑन जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा, ये जुडिशरी के हाथ में होगा। ये मामला एग्जीक्यूटिव के हाथ से जा चुका है बाहर। ओके, आप जुडिशरी के हाथ, तो जुडिशरी के हाथ में गया तो फिर तो अब कई कोर्ट बाय कोर्ट चलता रहेगा। वो तो कम से कम सीमा यहाँ पे 10 साल तक है, वो चलते ही रहेंगे। बहुत से उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं। और दूसरी चीज की ये देखना पड़े जो है, जब ये उसके फेवर में जाती है, गवर्नमेंट का रोल ये आएगा, बिकॉज की दूसरी साइड से तो गवर्नमेंट ही आएगी ना। तो अगर है तो मामला बनता ही नहीं है। होगा कि अगर स्टेट इनको निकालना चाहते हैं, अगर वो नहीं जस्ट माइग्रेशन इमिग्रेशन वाले। आपका नेटवर्क बहुत खराब है डॉक्टर मिश्रा, आपका नेटवर्क बहुत खराब है। अगर एक बार फिर से आप रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को, इस आंसर को, नेटवर्क की थोड़ी सी बेटर सिचुएशन हो तो। हाँ, थोड़ा आपका पिक्सेलेट आ रहा है वीडियो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर दे तो बेहतर है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि मैं भूल गया बेसिकली क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का हाथ ये कि मान लीजिए जब कोर्ट में मैटर जाता है तो दूसरा साइड तो स्टेट होगा ना। तो अगर स्टेट इसको विरोध नहीं कर रहा है तो हम नहीं रखना चाहते हैं। अगर स्टेट जैसे जब इनको वीजा मिलेगा उसके बाद इनको सजा तो होगी ही होगी, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितना भी फॉरनर एक्ट में सजा होगी, क्योंकि वो इलीगल इंडिया आई हैं। जब ये सजा भुगत लेंगी, अब उसके बाद उनको पैरोल मिल सकता है, 50 चीजें मिल सकती है, एक अलग बात है। लेकिन जब ये सजा भुगत लेंगी उसके बाद का क्वेश्चन ये होगा कि स्टेट का क्या विचार है। स्टेट इनका डिपोर्टेशन शुरू करेगा या स्टेट इनको जो है वो कुछ नहीं कहेगा। अगर स्टेट कुछ नहीं कहता, आंख बंद कर लेता है, तो बात खत्म हो जाती है। अगर स्टेट डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करता है तो ये मैटर फिर स्टेट के हाथ में नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर जैसे मैं हूंगा, मैं ही जाकर के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंडर में या दूसरे भी जो प्रोविजंस हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ तो पर्सन को भी है, तो मैं ये कहूंगा कि स्टेट एक तरीके से जब उनको भेज रही है तो स्टेट ही मारना, क्योंकि पाकिस्तान में जाने के बाद सीमा की लाइफ सिक्योर तो है नहीं। सीमा विल बी वन कैन बेट देयर बॉटम डॉलर की सीमा विल बी किल्ड। वो तो पहुंचने के 1 घंटे के अंदर मार दी जाएगी। तो उसका जो ये इंटरनेशनल लॉ में वायलेशन होगा, फिर इस मैटर को बहुत जगह ले जाया जा सकता है। तो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेगी, स्टेट के हाथ में नहीं होगा। अंतिम फैसला जुडिशरी करेगी इसका। ओके, असल फैसला जुडिशरी करेगी। स्टेट पार्टी तो स्टेट होगा, अपोजिट पार्टी में स्टेट ही आएगा। स्टेट कितना फेरोशियसली इसको लड़ता है ये देखने वाली बात होगी। राइट, स्टेट कितना फेरोशियसली इसको लड़ता है ये देखने वाली बात होगी। दैट मींस सीमा के लिए सारे रास्ते खुले हैं।
इधर रुक भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। अच्छा, कितना तथ्य लग रहा है कि ये आईएसआई की प्लांटेड है? ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आ रही है कि आईएसआई प्लांटेड है। कितना तथ्य लग रहा है इसमें आपको? दादा हम तो स्पेकुलेशन कर सकते हैं ना, हम तो फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी तो है नहीं ना, हमारे पास उतने मीन्स हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे नहीं लगती कि कोई वो है प्लांटेड है, बिकॉज मैं कई पाकिस्तानी लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं उन लड़कियों को भी जानता हूँ, वो लोग बड़ी मतलब अच्छे विचार की लड़कियां हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सब प्लांटेड ही होते हैं, वो भी शायद नहीं भी हो सकता है। तो आई कैन नॉट से इट विद सर्टेनिटी, बट प्राइमा फेसी मुझे तो नहीं लगती है। दैट्स व्हाट माय स्टेटमेंट, बिकॉज देखिए मैं किसी के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता। वो आ गई हैं, मैं उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहूंगा, और जितना ज्यादा इसको पब्लिक मेमोरी से फेड अवे करवाया जाए ये मैटर उतना ही अच्छा है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कौन सिलसिला आके इनको हार्म पहुंचा दे। तो वो एक दिक्कत का घर हो जाएगा बच्चों के लिए भी और सुनील के परिवार के लिए भी। तो आई थिंक दिस मैटर शुड लेट टू रेस्ट नाउ। should be laid to rest, right? This matter should be laid to rest. मैं भी यही बोल रहा हूँ कि this matter should be laid to rest. लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि किस इंटेंशन से पहुंची है कहानी, क्या है, और वो यहाँ पहुंची कैसे, और क्या इसमें कहीं पे कोई साजिश थी कि नहीं। आगे बात करें एक, यहाँ एक, पे। एक, एक दादा एक मैं बोलना चाहूंगा साजिश वाले एंगल में, जो मेरी बात कह रहा हूँ, एक लड़की साजिश करके सचिन को फंसा रही है यार, वो किसी मिलिट्री वाले को फंसाए, आईएएस को फंसाए, पीसीएस को फंसाए, ब्यूरोक्रेट को फंसाए, सचिन के पास क्या है बेचारे के पास? तो वो फंसा के क्या कर रही है उसको? मतलब भाई एक एक ऑब्जेक्टिव मींस तो होना चाहिए। क्या वो यहाँ पे आकर के पाकिस्तानियों को वो कह रही है हम हिंदू धर्म अपना रहे हैं? वो तो अपनी जिंदगी पे खतरा ले रही है, उसके अगेंस्ट में फतवा जारी हो गया। तो मतलब कौन सी ऐसी अल्टीरियर मोटिव हो सकता है कि वो इतना वो कर रही है? और हो भी सकता है, मैं नहीं जानता विद सर्टेनिटी, बट आई विल से अगेन कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, भाई कुछ भी हो सकता है जीवन में। अजीब तरीके के मैंने एज अ लॉयर बहुत ऐसे ऐसे केस देखे कि आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है। बट ठीक है, बट ऑन द फेस ऑफ इट आई डोंट थिंक शी इज दैट काइंड ऑफ वो चीजें कह लीजिए वो क्या कहते हैं उसको यार, ब्लैक शीप है कि पता ही नहीं चलता किसी को। बट यू नेवर नो, बट आई वुड से कि ठीक है, अब इन दोनों को जीने दें। राइट, इन दोनों को जीने दें। अच्छा, एक एक पाकिस्तान के एक बॉलर हैं, पुराने बॉलर थे, उनके नाम है राणा नावेद। उन्होंने एक बड़ी बड़ी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ऐसा कुछ है, लेकिन हालांकि हमारे सामने, हमारी निगाहों में कुछ ऐसा आया भी है कि कहीं पे पाकिस्तान का झंडा लगा था, कहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, अखबारों में छपा, मेरे सामने किसी ने नहीं लगाए। अगर ये राणा नावेद ये अपने कंट्री में देख लेते कि उनके कंट्री के कितने लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वहां भी मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो शायद ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते। क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? नहीं देखिए, मतलब फैक्ट ऑफ इट मैं राणा नावेद से सहमत हूँ। मैं अब जिस शहर में रहता था मैंने खुद ऐसा देखा है, बट सारे करते हैं इससे मैं सहमत नहीं। एक बड़ी बड़ी देखिए, एक इस्लामिक ब्रदरहुड को डिनाई आप नहीं कर सकते, बट इट्स अ रियलिटी, ठीक है ना? मगर ये कि सारे इंडिया में ऐसा करते हैं ये मैं नहीं मानता, बट एट द सेम टाइम टू से कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ये भी ठीक नहीं होगा। तो ये बिल्कुल है, इस्लामिक ब्रदरहुड एक रियल थ्योरी है और इंडिया में लोग इस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनका बिलीफ है सिस्टम पे कि ये एक चीज है। मगर इंडियन मुस्लिम्स एट द सेम टाइम वो अपनी धरती से भी प्यार करते हैं, ये भी कहना होगा हमें। और रही बात राणा नावेद जी से, मैं इतना कहूंगा सिर्फ एक बार ना ये इसको गोली मार दी, इसको उठवा लिया, इसको ये कर लिया, ये बंद कर दें और भारत की तरह जरा खुला माहौल कर दें। अगर हर दूसरे घर से तिरंगा नहीं निकाल गया ना तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। हर दूसरे घर में, लोगों के घर में तिरंगा है उनके दिल में, वो बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है। एक बार जरा ये आईएसआई का डर खत्म करवा दो, जरा ये मिस कॉल देने की प्रक्रिया खत्म करवा दो, जरा उठवाने की प्रक्रिया। क्यों उठवा रहे हो? क्यों डरा रहे हो? अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो क्यों लोगों को फ्री होकर बोलने नहीं देते? लोगों को समझ में बहुत कुछ आता है, वो चुप रहते हैं डर के मारे। डर का माहौल हटा दो, भारत में जैसा फ्री माहौल है जरा कर दो। अगर हर तीसरे चौथे घर से झंडा नहीं निकल गया तिरंगा, मेरा नाम चेंज कर देना। तो ये कहना बहुत आसान है, लोगों के कनपट्टी पे बंदूक रख कर कि देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। इतना डरने के बाद भी बलूचिस्तान में मोदी मोदी लग जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में मोदी मोदी लग जाता है, कराची में मोदी मोदी लग जाता है, इतना डराने के बाद। राइट, राइट।
तो ये जो सिचुएशन है दोनों साइड है कि मतलब दोनों कंट्रीज में कुछ लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये टर्म ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने बाकी सारे कौमों को बहुत दबाया है। और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो बार बार ये समझाती है लोगों को कि नहीं नहीं, इंडियन मुसलमान हमारे साथ है। हालांकि कई बार इंडियन मुस्लिम क्लैरिफाई कर चुका है कि नहीं भाई, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आप तो ये मुस्लिम उम्मा की जो फेविकॉल लेके बैठे ये फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इसी के साथ अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छी डिटेल सी। सीमा हैदर का क्या होगा ये देखना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा। अभिषेक जी ने बहुत सही बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अब ये गवर्नमेंट के हाथ से केस निकल चुका है और कोर्ट के हाथ में जा चुका है, इसलिए गवर्नमेंट अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट डिसीजन लेगी और कोर्ट का डिसीजन लेने में कम से कम नहीं तो 2 साल तो लगेंगे ही, 2 साल से पहले नहीं जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय